हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, हम जैसा कि आपको पढ़ा रहे थे लेखपाल के लिए जो हिंदी का जो है सब्जेक्ट, उसको हम उठाए हुए हैं। इसमें हम समास भी आपको पढ़ा चुके हैं। समास में जो है अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, ये दोनों हम आपको पहले की क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। अब आगे हम बहुब्रीहि समास पढ़ाएंगे। तो पिछले के वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक में देखें, आपको पिछली वीडियो प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगी। अब आगे की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास के लिए। बहुब्रीहि समास के लिए आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि अव्ययी भाव समास में हम लोग देखे थे कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि उसमें कुछ भी, जैसे कि यथाशक्ति, एक एग्जाम्पल आपको बताया था यथाशक्ति, यानी कि शक्ति एक नॉर्मल शब्द था, उसमें यथा जुड़ जाने से उसका टोटल मीनिंग पावरफुल हो गया था। इसी तरीके से अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि प्रथम पद चेंज नहीं होता, यथाशक्ति यथाभक्ति, तो यथा चेंज नहीं हो रहा है, प्रथम पद प्रधान है, यानी कि वो उसमें बदलाव नहीं होता है, पीछे से वर्ड जुड़ते जाते हैं और उसका मीनिंग पावरफुल होता जाता है। उसके बाद से हम बताए थे इसमें कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें दूसरा पद यानी कि उसको उत्तर पद बोलते हैं, जिसमें कि उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। इसमें इसको पहचानते कैसे है, ये समास देते तो इसमें कारक लगे होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को, ऐसे आपको मैं बताई थी। तो उसका जब उस वर्ड को पूरा खोलते हैं तो उसका वो मतलब कि मीनिंग निकल के आता है। जैसे कि दिया था कि ऋण मुक्त, यानी कि ऋण से मुक्त होना, तो से जो क्या हो गया, एक कारक हो गया। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। और ये भी पूछता है कि ये कौन सा कारक है, ये भी क्वेश्चन पुटअप करता है, तो वो भी आपको याद लर्न रहेगा, तो आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ना हो करके इसका कोई थर्ड मीनिंग निकलता है किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए, किसी स्पेशल वस्तु के लिए, वही क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो आइए देखते हैं बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। वो क्या कहलाता है, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद होता है, जैसे कि हम उदाहरण में लेते हैं एक दंत। एक दंत का मतलब क्या हुआ, एक मतलब जब आप आगे देख रहे हैं एक, तो एक का मतलब क्या होता है कि एक वन को कहते हैं, और दंत मतलब दांत होता है। तो एक दांत किसके लिए कहा गया है, तो इसको आप लिखेंगे कि संख्यावाचक है तो नहीं, द्विगु समास अगर आप समझते हैं तो नहीं। एक दंत स्पेशली गणेश जी के लिए बोला जाता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। एक और दंत दोनों, एक प्रथम पद हुआ, एक उत्तर पद हुआ, लेकिन इसका जो थर्ड मीनिंग निकल के आ रहा है कि ये स्पेशली गणेश के लिए कहा जाता है, तो इसलिए ये क्या हुआ, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उदाहरण में हम देखते हैं, उदाहरण में जैसे देख लेते हैं एक दंत, एक दंत, तो ये स्पेशली और किसी का ये नाम है ही नहीं, स्पेशली गणेश जी को ही बोला जाता है। एक दंत यानी कि जिसका एक दांत है, यानी कि गणेश को बोला जाता है। वैसे ही दशानन अगर कहा जाए, दशानन अर्थात जिसके 10 मुख हों, आनन मतलब मुख होता है, इसमें 10 जो ले लेते हैं, 10 यानी कि ये अलग हो गया, और यहाँ पे जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आता है 10 प्लस आनन, आनन। तो ये प्रथम पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। ये 10 जो है, 10 यानी कि संख्या में हो गया 10, ये 10 हो गया, और ये आनन मतलब मुख होता है, मुख यानी कि चेहरा।
जिसके 10 मुख हो, अर्थात ये स्पेशली किसके लिए इंडिकेट किया जाता है, रावण के लिए। तो इसलिए क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। यानी कि ये दोनों पद का कोई अपना मतलब ना निकल के किसी व्यक्ति विशेष के लिए निकले, किसी वस्तु विशेष के लिए निकले, वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। अर्थात ये रावण के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दशानन बहुब्रीहि समास हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुब्रीहि समास किसके लिए होता है, दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, यानी कि उसका कुछ विशेष मतलब निकलता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बहुब्रीहि समास कह देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक और आता है कि जैसे कि किसी संख्यावाचक कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमें कन्फ्यूजन में डालते हैं कि वो क्या बोलते हैं, वो बहुब्रीहि समास के लिए होंगे या द्विगु समास के लिए होंगे क्योंकि क्वेश्चन कुछ आइए देखते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। जैसे कि पंचवटी हो गया, पंचवटी हो गया ये नोट में स्पेशली रहेगा हमारा। जैसे कि आ गया पंचवटी, पंचवटी यानी कि पंचवटी का मतलब क्या होता है, 5 बटों का समूह। बट मतलब क्या होता है, बरगद होता है। तो 5 बटों का समूह, तो यहाँ पे पंचवटी जब लेते हैं तो ये पंचवटी एक स्पेशल स्थान है जो कि नासिक में पाया जाता है। तो पंचवटी अगर किसी वाक्य में यूज किया जा रहा है पंचवटी शब्द, कि सीता जी पंचवटी में रहती थी, अगर ऐसा यूज हो रहा है तो वहाँ पे पंचवटी को अगर अंडरलाइन करके एग्जाम में आपसे पूछता है तो आप वहाँ पे उसको बहुब्रीहि समास कहेंगे, क्योंकि ये किसी विशेष स्थान के लिए। बहुब्रीहि का मतलब होता ही क्या है कि किसी विशेष पर्पज से उसको पूछा जाए, कि स्पेशली उसी चीज़ से उनको जाना जाता है। जैसे कि कहा जाए कि नीलकंठ, नीला जिसका कंठ है, अर्थात शिव को ही कहा जाता है नीलकंठ, और किसी को नहीं कहा जाता है। अगर पूछ दे कि खड़ानन, खड़ मतलब क्या होता है, 6, आनंद मतलब मुख, जिसके 6 मुख हो, अर्थात कार्तिकेय। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं। वैसे ये पंचवटी का है कि अगर एग्जाम में इसको वाक्य में पूछता है तो आप इसको बहुब्रीहि समास कहेंगे। लेकिन अगर ये बस ऐसे करके दे देता है कि बस पंचवटी लिख के दे दे, तो पंच मतलब 5 हो गया, वट मतलब बरगद हो गया। ये प्रथम पद है, ये उत्तर पद है। यहाँ पे आप क्या देंगे, जब बस पंचवटी लिखा हो और पूछे कि कौन सा समास है, वहाँ पे आप द्विगु समास कहेंगे, क्योंकि ये संख्या 5 बटों का समूह बस कर दिया, तो वहाँ पे वो संख्या आप दिखाएंगे कि ये संख्या 1 है। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल में एक आता है बीड़ा वादिनी। बीड़ा वादिनी, बीड़ा वादिनी स्पेशली कहा किसका जाता है, अर्थात बीड़ा जिसके हाथ में है, जो बीड़ा को बजाती हूँ, अर्थात सरस्वती के लिए यूज होता है। इस तरीके से हम बहुब्रीहि समास को देखते हैं। फ्रेंड्स, अब चलिए हम द्विगु समास को देखते हैं। चूंकि द्वंद्व समास को इसलिए नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद हम देखेंगे। द्विगु समास को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इन दोनों में कुछ कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे संख्यावाचक होते हैं, जैसे कि अभी हम आपको बताएं। तो इसी तरीके से द्विगु समास को भी देख लेते हैं, फिर हम द्वंद्व समास को देखेंगे। द्विगु समास का आसान होता है पहचानना। इसमें है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, इसमें है कि जिस समास का प्रथम पद जो होता है क्या हो, संख्यावाचक हो, अर्थात तो संख्या को इंडिकेट करता हो। वो द्विगु समास कहलाता है। वो क्या कहलाता है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, यानी कि आगे इसमें संख्या दिखेगा। जैसे कि आता है चौराहा के लिए, चौराहा अर्थात जहां से 4 रास्ते निकलते हों। उदाहरण में आइए देखते हैं। उदाहरण में हमारा है चौराहा, यानी कि जहाँ चौ मतलब 4 हो गया, 4, राह मतलब रास्ता होता है, रास्ता अर्थात जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं उसको चौराहा बोला जाता है। ठीक, इस तरीके से हम देखेंगे कि जो भी जिस भी शब्द में आगे संख्या दिखाता है वो क्या हो जाता है, हमारा द्विगु समास हो जाता है। आइए कुछ इसके और एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक पंचवटी आपको बताए थे, वो हो गया।
अर्थात जहाँ 5 वटों का समूह हो वो पंचवटी। यही जब वाक्य में प्रयोग हो जाता था तो बहुब्रीहि समास हो जाता था। यही गलती होती है किसी वाक्य में। अब एक लेते हैं उदाहरण में सतसई। सतसई, सतसई में क्या होता है कि अर्थात जिसमें 700 पद हो, तो सत मतलब 700 हो गया। तो इस तरीके से जिसमें भी संख्या को इंडिकेट करता है वो क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। सतसई हो गया। इस तरीके से आप करके संख्या वाले बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब कुछ कुछ ऐसे स्पेशल स्थान है जो संख्यावाचक ऐसे दिखते हैं और उनका आता भी है, तो वो जब वाक्य में प्रयोग होंगे तो बस आप उनको क्या कहेंगे, उसको बहुब्रीहि समास वहाँ पे कह देंगे। बस यही एक कन्फ्यूज़न होता है, बाकी इसमें ये साफ दिखता है। फ्रेंड्स एक आता है इसमें जैसे है कि तिरंगा, अगर तिरंगा कहीं लिखा हो, तिरंगा अर्थात 3 रंगों वाला, 3 रंगों वाला, ये कहीं हो तो इसको क्या बताएंगे आप, द्विगु समास बताएंगे। वहीं अगर एग्जाम्पल में ऐसा दे दे कि भारत का राष्ट्रीय जो झंडा है वो क्या कहलाता है, झंडा तिरंगा कहलाता है। तिरंगा कहलाता है। यहाँ पे अगर ऐसे करके पूछ रहा है कि तिरंगा यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पर जब किसी वाक्य में प्रयोग हुआ तिरंगा, स्पेशली भारत के झंडे को ही बोला जाता है, तो ये क्या हो गया, जब स्पेशल है तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बस यही थोड़ा बहुत ध्यान आपको रखना है, बाकी इन दोनों में क्लियरेंस हो जाता है। इस तरीके से ये दोनों समास देख लिया। अब आगे हम देखेंगे द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।